हेलो ऑल, आई होप यू आर हैविंग अ वंडरफुल डे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, राइट। तो आपको पता है कि 11th का हमने डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर शुरू कर चुके थे, है ना, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आज उसी चैप्टर का हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और वो है क्या, एलिमेंट्री कैनाल का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है। हमने पिछले बारी में क्या पढ़ा था, वी टॉक्ड अबाउट द बकल कैविटी। तो बकल कैविटी के अंदर क्या क्या पार्ट्स थे, तो यू हैड योर टीथ, यू हैड योर ऑफ कोर्स द टंग एंड ऑब्वियसली पैलेट। तो हमने ये तीनों का डिस्कशन कर लिया था। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ हमने देखी थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टीथ की, अगर ह्यूमन की बात करें तो ये सब हम पढ़ चुके थे। पैपिले देखा था हमने, टंग में कैसे प्रेजेंट है, कितने टाइप्स के पैपिले हैं, फंक्शन क्या है, ये सब हमने देखा था। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। तो शुरू करने से पहले आप लोग ऑलरेडी मुझे अब तक जान चुके हो, मेरा नाम है स्वागता मुखर्जी। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं कोई बात नहीं, आपको मैं बता देती हूँ, माय नेम इज स्वागता मुखर्जी एंड आई हैव मोर देन 5+ years of experience in major offline institutions of India. I have taught there. I have also produced many results from in AFMC, then AIMS and major MBBS colleges of India and also IISER Pune. And I have also worked as a JRF in IISc Bangalore. ठीक है, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नीट वॉयज चैनल में, जो अनअकैडमी का एक चैनल है। और जैसे कि आपको पता है कि हमने स्पेशल क्लास शुरू कर चुके हैं हम, है ना। तो स्पेशल क्लास में आने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। स्पेशल क्लास क्यों आपको आना है, ऑब्वियसली वहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाते हैं, है ना, जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसमें बिल्कुल आ सकते हो, ठीक है। और लाइव क्लासेस होती है और आप वहाँ मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्शन ज़्यादा बेटर कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे हमेशा चैट बॉक्स नहीं देख पाते, राइट। बट अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आओगे, ऐप में, वहाँ पे अगर आपने स्पेशल क्लास लिया तो इजीली आप वहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हो। मैं मैसेज और क्वेश्चन अलग अलग होता है, मैं क्वेश्चन में जाके देख भी सकती हूँ, है ना, कि आपकी क्या क्वेरीज है, और मैं उधर ऑन द स्पॉट आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। और क्या रीज़न है, ऑब्वियसली हम टेस्ट लेते हैं, क्विजेस वगैरह होती है, तो क्विजेस में लीडर बोर्ड्स मिलते हैं। लीडर बोर्ड्स में आपको पता चल जाता है कि आपको कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कितने आप पढ़ चुके हो, आप अपने नॉलेज का एप्लीकेशन कर रहे हो। तो बहुत अच्छा लगता है क्विज करने में, मेंटी क्विज वगैरह जो होती है ना, एंड यू एंजॉय इट, आई एम श्योर ऑफ दैट। एंड ऑब्वियसली वी टेक टेस्ट, ठीक है, और टेस्ट का आप एनालिसिस भी कर सकते हो, ठीक है, फाइन। अब लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं वहाँ पे, ठीक है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप पढ़ोगे तभी तो आपको डाउट आएगा, है कि नहीं, फाइन, वंडरफुल। जस्ट गिव मी अ टाइम, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक। ओके, परफेक्ट, ठीक है, ओके, सॉरी फॉर दिस, ओके, फाइन। तो ऑब्वियसली ये हमारे कुछ बेहतरीन एजुकेटर्स हैं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के, राइट। और अगर आपको प्लस कोर्सेस लेना है तो प्लस कोर्सेस के लिए अगेन सेम स्टेप है, लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी के, और जैसे आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा। तो स्पेशल क्लासेस वगैरह तो मैंने बोला फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लस कोर्सेज ऑब्वियसली क्वालिटी बेटर होती है वहाँ पे, है ना। तो आप ऑब्वियसली आ सकते हो, आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। और जैसे आपने प्लस पे क्लिक किया, नीट यूजी सिलेक्ट कर सकते हो इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। एंड देन यू गेट द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। कैसे, अगर सपोज आपको 1 ईयर का लेना है तो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 2500 पर मंथ, आपको 2 इयर्स का लेना है तो इट्स अराउंड 1500 पर मंथ, और भी ज़्यादा कम हो गया है यहाँ पे, ठीक है। और इससे भी अगर आपको कम करवाना है तो बिल्कुल हो जाएगा, बस आपको ये जो मेरा नाम है SWAGATA स्वागता, इसको अप्लाई करना पड़ेगा एज अ कोड, तो आपको 10% और भी ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल, ओके। और हाँ, आप लोगों के पास टेलीग्राम ऐप तो होगा ही, है ना। तो हमारे चैनल का भी एक और हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है ऐप में, तो आपको बस ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना ये एड्रेस, ये बस आपको डालना है। जैसे ही आप डालोगे नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, यू जस्ट ज्वाइन इट, ठीक है। तो अगर आपने हमारा ये टेलीग्राम ऐप ग्रुप ज्वाइन करते हो, आपको पता चलता रहता है कि कब क्लासेस होने वाली है, कौन से सब्जेक्ट की होने वाली है ना, क्या टॉपिक पढ़ाया जाइए, सब कुछ हम वहाँ डालते रहते हैं, तो आपको वो पता चल जाएगा, ठीक है, फाइन। अब चलो शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है। ये कुछ ऑब्वियसली फिजियोलॉजी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि हमने बकल कैविटी पढ़ लिया था,
सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, क्या क्या पार्ट था? एक तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे और एलिमेंट्री कनाल था। ठीक है, तो हम एलिमेंट्री कनाल डिस्कस कर रहे हैं। एलिमेंट्री कनाल में कुछ पार्ट्स थे जो हमने देखा था। क्या क्या पार्ट्स देखा था हमने एलिमेंट्री कनाल में? ऑब्वियसली आपकी बकल कैविटी थी, देन यू हैड द फेरिंग्स, आपकी ईसोफेगस, देन वी हैव स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इन सब में से हमने बकल कैविटी का तो पढ़ लिया, उसके अंदर आपका टीथ है, टंग है, पैलेट है, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह होती है। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है फेरिंग्स की। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या है हम सबको ऑलरेडी पता है, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एज वेल एज एयर। ठीक है, तो ये एक जगह है जहां पे फूड और एयर दोनों ही मिक्स होती है, दोनों ही वहां पे जाती है। ठीक है, फाइन। तो फेरिंग्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, एलिमेंट्री कनाल का भी पार्ट है, एंड आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी पार्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एयर भी जा रही है और फूड भी जा रही है कि नहीं? बट मैंने आपको पिछली बार एक डायग्राम, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम शो किया था, है ना? वहां मैंने आपको पार्ट्स बताए थे। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स क्या है और कहाँ ओपन हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ब्लू वाला जो पार्ट है ना, दैट इज द नेजोफेरिंग्स। पूरा जो ये ब्लू कलर का है, मैं एक मिनट पॉइंटर यूज करके आपको दिखा देती हूँ। ये ब्लू वाली जो पार्ट है, दिस इज द नेजोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स क्यों बोल रहे हैं? देखो ये क्या है, ये है आपकी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। ठीक है, एक्सटर्नल नेरस जिसको हम बोलते हैं। फिर ये पूरी आपकी नेजल चेम्बर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपकी इंटरनल नॉस्ट्रल या इंटरनल नेरस। ठीक है, तो मैं यहाँ एक बार लेवल भी कर देती हूँ, वो बेटर होगा, है ना? तो दिस इज नथिंग बट योर एक्सटर्नल नेरस। ठीक है, दिस इज आवर एक्सटर्नल नेरस। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट योर नेजल चेम्बर। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये वाली एरिया क्या है? दिस इज योर इंटरनल नेरस। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये चीज। ठीक है, तो नेजोफेरिंग्स का क्या है? इट आपकी जो इंटरनल नेरिस है, इंटरनल नेरिस ओपन्स इनटू नेजोफेरिंग्स। ठीक है, अब एक बात बताओ कि इस नेजोफेरिंग्स में क्या फूड जा रहा है? यहां से आप फूड खा के यहां आ रहा है क्या? नहीं ना, फूड तो ऑब्वियसली माउथ से आएगा। ठीक है, तो वहां पे आपका फूड नहीं आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ऑफ द नेजोफेरिंग्स इज फिल्ड विद एयर। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, तो ये वाली कॉमन पैसेज नहीं है। ठीक है, गलती से कभी कभी यहाँ ऊपर फूड जा सकता है, तो कभी कभी सपोज आप मिल्क पी रहे हो या पानी पी रहे हो और आपने बात किया, कुछ भी मेल फंक्शनिंग हुई, तो देखोगे नाक से निकल जाता है। ठीक है, दर्द भी होता है, ऑब्वियसली फूड एकदम आपके यहाँ से निकल रहा है, जहाँ जो आपके एयर की पैसेज है, तो वो तब होता है जब इंटरनल नेरिस को ना यूव्यूला क्लोज नहीं करती है। जो आप स्वेलो कर रहे होते हैं ना फूड को, तो यूव्यूला जो है, मैंने बोला था ना हैंगिंग स्ट्रक्चर है बकल कैविटी के पीछे, उसका काम क्या है? उसको क्लोज करना पड़ता है इंटरनल नेरिस को, ताकि फूड वापस ना चला जाए नेजल कैविटी में। ठीक है, ओके। दूसरा आ गया आपका ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स कौन सा पार्ट है? ओरोफेरिंग्स आपका ये जो ग्रीन वाली पार्ट दिख रही है, ये आपकी ओरोफेरिंग्स है। ओके, तो ओरोफेरिंग्स में कौन ओपन हुआ था? ये आपकी माउथ थी, आपने कुछ खाना खाया, ये इस माउथ, ये बकल कैविटी का एक पार्ट है, यहां से आया और यहां घुस गया। ठीक है, तो ओरोफेरिंग्स इज रिसीविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द फूड। एयर भी ऑब्वियसली ऊपर से नेजोफेरिंग्स से एयर भी आ रहा है, तो यहां मिक्स हुई ना, एयर और फूड भी आ रहा है, बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड हो रही है इसमें। ठीक है, तो यहाँ ओरोफेरिंग्स का मैं लिख देती हूँ क्या है। ठीक है, तो ओरोफेरिंग्स में क्या है? दी बकल कैविटी एंड ऑब्वियसली दैट पोस्टेरियर ऑफ टंग का पिछला वाला एरिया है वो। ठीक है, पोस्टेरियर ऑफ टंग ओपन्स इनटू ओरोफेरिंग्स। ठीक है, समझ में आया ये? चलो, वंडरफुल। तो टंग कौन सा था? ये टंग था, ये पूरा का पूरा टंग यहाँ दिख रही है, अटैच्ड है वो फ्लोर ऑफ द माउथ से, फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी से अटैच्ड है। ठीक है, ये पूरा इसको पास्ट फूड, हमने टंग की फंक्शन वगैरह भी पढ़ी थी पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है जी, बढ़िया।
अब हम लैरिंजोफेरिंक्स की बात कर लेते हैं। तो लैरिंजोफेरिंक्स देखो बहुत ही थिन वाली एरिया है, ये पर्पल कलर की दिख रही है आपको यहाँ पे, है ना। ये क्या है, आपकी ईसोफेगस में जा रही है नीचे, ठीक है। तो ईसोफेगस का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, दैट इज द लैरिंजोफेरिंक्स। तो लैरिंजोफेरिंक्स फाइनली ओपन इनटू द ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस के ठीक ऊपर ही है वो प्रेजेंट, ठीक है। तो मैं ये भी आपका जल्दी से लिख देती हूँ। तो ये आपका जो पार्ट, ये क्या है, ये आपकी ट्रैकिया है, ठीक है। दिस इज योर ट्रैकिया, और ट्रैकिया के ठीक पीछे ही ईसोफेगस होता है, मैंने आपको बताया था, है ना। ईसोफेगस जो है वो आपके हार्ट और ट्रैकिया के पीछे होता है, इट इज डॉर्सल टू द ट्रैकिया, ओके। तो यहाँ पे आपकी लैरिंजोफेरिंक्स हो गई। तो लैरिंजोफेरिंक्स क्या है, इट इज लोकेटेड एंटेरियर, या फिर आप सुपेरियर भी लिख सकते हो। आई थिंक बेटर वर्ड वुड बी सुपेरियर। तो जस्ट गिव मी अ टाइम, जल्दी से गिव मी अ मिनट सो दैट आई कैन रब दिस ऑफ एंड आई राइट सुपेरियर। आई थिंक दैट वुड बी परफेक्ट, ठीक है। सो लोकेटेड टू द सुपेरियर पोर्शन ऑफ ईसोफेगस, ठीक है। देखो ईसोफेगस को ना हम ओ से भी लिख सकते हैं और ई से भी लिख सकते हैं, राइट। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है, ठीक, बट इट मीन्स द सेम, ठीक है जी। तो ये आपकी फेरिंग्स के डिफरेंट पार्ट्स हो गए, इतना समझ में आया, वंडरफुल। सो दैट इज वंडरफुल, ओके। अब हम बात करेंगे कि फेरिंग्स में ये जो तीनों पार्ट आपने पढ़ा ना फेरिंग्स के, इस फेरिंग्स में ना कुछ लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं। आपको पता है लिम्फॉइड टिश्यूज दो तरह की होती है ना, हमने पढ़ा था प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यू, सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू। आपने शायद ये इम्यूनोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इम्यूनिटी जहां हम पढ़ते हैं। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का फंक्शन क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वो आपके लिम्फोसाइट्स को मैच्योरेशन में हेल्प करता है, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट। तो सिर्फ दो ही प्राइमरी लिम्फोसाइट्स है हमारे, लिम्फॉइड ऑर्गन है हमारे बॉडी में, एक तो हो गया थाइमस, एक हो गया आपकी बोन मैरो, और बाकी जितने भी सेकेंड है ना आपके लिम्फोइड टिश्यू वो सारे सेकेंडरी है। सेकेंडरी का काम क्या है, वो बस डिवीजन में हेल्प करता है, मल्टीप्लिकेशन या प्रोलिफरेशन भी आप बोल सकते हो। बी लिम्फोसाइट, एक मैच्योर बी लिम्फोसाइट से मुझे बहुत सारे बी लिम्फोसाइट बनाना है, एक टी लिम्फोसाइट से मुझे बहुत सारे टी लिम्फोसाइट बनाना है, वो काम आपकी सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू करती है। तो यहीं पे कुछ सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो जो लिम्फेटिक टिश्यू है जो फेरिंग्स और ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट लाइक अ रिंग, ठीक है। और उसका नाम दिया गया उस साइंटिस्ट के ऊपर जिसने सबसे पहले इस चीज को डिस्कवर किया था, और दैट वाज वॉल्डेयर। सो वी कॉल इट एज वॉल्डेयर्स रिंग। तो वॉल्डेयर्स रिंग से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो कितने टोटल आपके, इन सबको हम यूजुअली टॉन्सिल्स बोलते हैं, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट योर टॉन्सिल्स, ठीक है। तो डिफरेंट तरह के टॉन्सिल्स होते हैं और हमें ये देखना है कि क्या है ये टॉन्सिल्स, ठीक है। तो आगे बढ़े, फाइन, वंडरफुल। तो सबसे पहले ये आपका जो सर्कल दिख रहा है ना, दिस सर्कल इज नथिंग बट योर फेरिंग्स एंड द ओरल कैविटी, ठीक है। तो आप मुंह खोलोगे एंड इट लुक्स लाइक अ ओवल शेप, अ सर्कल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। तो हमें देखना है कि कहाँ पे ये टॉन्सिल्स प्रेजेंट है, कहाँ पे ये लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, फाइन। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक करके ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि आपको समझ में आता जाए, ठीक है। सबसे पहले तो, और बाय द वे मैं आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाऊंगी जहाँ पे एक्चुअली इसका पोजीशन आपको एक और वे में दिखेगा, ठीक है। ये डायग्राम बनाती हूँ, फिर वो भी देखते हैं, आपको जो भी इजी लगे आप उसको रेफर कर सकते हो, इसलिए मैंने दोनों ही लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वाले स्लाइड में मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले एक आपका टॉन्सिल होता है जो ऐसे रूफ, ऑलमोस्ट रूफ में प्रेजेंट है। फेरिंग्स, द टॉप ऑफ द फेरिंग्स है, द नेजोफेरिंग्स जहाँ है, मैंने बताया था जहाँ पे इंटरनल नेरिस ओपन हुआ था, ठीक है। वहां पे आपको दिखेंगी अ सिंगल, ये एक ही टिश्यू है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। तो आपको एक ऐसे लिम्फोइड टिश्यू का मास दिखेगा, ठीक है। दिस मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इज कॉल्ड एज नथिंग बट योर फेरिंजियल टॉन्सिल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज फेरिंजियल टॉन्सिल। ये फेरिंजियल टॉन्सिल जो है मैं यहां लिख देती हूं, इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो फेरिंजियल टॉन्सिल है ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इन चिल्ड्रन, यहां पे लिख रही हूं, इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन होता है बहुत केसेस में, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो, ठीक है। एंड वी कॉल दैट एज एडेनॉइड्स,
ठीक है, ये याद रखोगे, ये क्वेश्चन पूछते हैं वो। एडेनॉइड्स क्या है, किसका इन्फ्लेमेशन है, फेरिंजियल टॉन्सिल का है। फेरिंजियल क्यों बोल रहे हैं, फेरिंग्स में है, ऊपर वाले एकदम नेजोफेरिंग्स के वहां पे है, ठीक है। तो ये नंबर 1 हो गया। दूसरा जो है वो एक पेड है, पेड टॉन्सिल है। पेड का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली 2 है मतलब, ठीक है, 2 होता है। तो वो प्रेजेंट होता है बेटा आपके, ठीक, ये यूस्टाशियन ट्यूब बोल के एक ट्यूब होता है, ठीक है। यूस्टाशियन ट्यूब इज अ डक्ट लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है ये यूस्टाशियन ट्यूब, ये जो मैं ब्लैक कलर से बना रही हूँ ना, ये टॉन्सिल नहीं बनाया मैंने, ये मैंने बनाया है आपका यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। तो मैं काम करती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। सो दिस इज द यूस्टेशियन ट्यूब। व्हाट इज यूस्टेशियन ट्यूब, क्या है यूस्टेशियन ट्यूब, देखो एक डक्ट होता है जो आपके मिडिल ईयर, आपकी 3 पार्ट होती है ना ईयर की, एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल, राइट। तो ये जो मिडिल ईयर है ना, उससे एक डक्ट निकलता है और वो आपके फेरिंग्स में ओपन होता है अंदर से, ठीक है। मतलब आपकी इंटरनल ईयर इज कनेक्टेड टू योर बकल कैविटी, राइट, फेरिंग्स या बकल कैविटी से कनेक्टेड है। ये क्यों होता है, आप कभी कभी फील करोगे प्रेशर वगैरह, आप जैसे कभी स्वेलो किया ऐसे, तो आप देखोगे बंद हो गया, कुछ आपको फील होता है ना, ऐसे कभी कभी होता है, फिर आप कान बंद हो गया, फिर से स्वेलो करोगे, देखो ये खुल गया, आपको फील आता है ये कान में, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताती हूँ, आप ये खुद ही देख सकते हो, खुद अपने आप से। यही तो मजा है जूलॉजी पढ़ने का, आप अपने खुद के बॉडी से ही बहुत सारी चीजें पता कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट कर रहा है, क्या जरूरत है इंटरनल ईयर से इसको कनेक्ट करने के लिए, ये हम ईयर में पढ़ते हैं बाय द वे, जब हम ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना एंडोक्राइनोलॉजी वाले चैप्टर में, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पढ़ते हैं। मैं अभी आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि क्यों होता है यूस्टेशियन ट्यूब। देखो, एयर यहाँ से घुस रहा है, जो साउंड वेव है ना, ऑब्वियसली साउंड वेव आ रहा है यहाँ से, एयर इन द सेंस साउंड वेव आ रहा है। अब साउंड वेव को बहुत ज्यादा जोर से हुआ, ठीक है, तो वो आपके ईयर ड्रम पे बहुत प्रेशर डाल सकता है। तो ये क्या करता है ना, ये ईयर ड्रम प्लस आपके इंटरनल ईयर पे, तो ये इक्वलाइज करता है प्रेशर को। आधा वेव वो आपके बकल कैविटी में ले जाता है, आधा आपके साउंड वेव जाता है इंटरनल ईयर में, कॉक्लिया की तरफ, ठीक है। तो इक्वलाइज करता है प्रेशर को, समझ में आया, ठीक है। तो ये मैंने टॉन्सिल नहीं बताया, ये ट्यूब है जिसके ऊपर आपको एक टॉन्सिल दिखेगी, ठीक है। तो मैं वो टॉन्सिल अभी बना रही हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको 1 पेयर ऑफ ऐसे टॉन्सिल दिखेगी, एक इस साइड एक इस साइड। 2 कान है तो 2 यूस्टेशियन ट्यूब होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब आपकी ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि ये यूस्टेशियन ट्यूब के ऊपर है, हम इसको बोलेंगे ट्यूबल टॉन्सिल, ठीक है, ट्यूबल टॉन्सिल। ओके, वंडरफुल। अब इसके ठीक नीचे आपकी चीक है ना, चीक के ठीक पीछे की तरफ यहाँ पे एक और टॉन्सिल होता है। और ये जो टॉन्सिल है ना, बहुत कॉमनली ये वाली टॉन्सिल ना इन्फ्लेम्ड हो जाती है चिल्ड्रन में, बहुत ज्यादा होता है। आप जब छोटे थे आपने भी देखा होगा, है ना, बहुत यहाँ पे फुल जाता है, ये वाला एरिया इन्फ्लेम्ड हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। ये इट इज मोर प्रोन टू इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, क्यों, क्योंकि ना कुछ बच्चों की आदत होती है बिना धोए खाना वाना खा लेने का, कुछ जमीन पे गिर गया प्लेट से, अरे क्या फर्क पड़ता है, खा लिया, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन वगैरह कैरी होती है, और ऑब्वियसली चीक पे जा रहे हैं, हम खाना खा रहे हो तो आप मूव कर रहे हो तो चीक पे भी लग रही है अंदर की तरफ, तो ये ज्यादा जल्दी प्रोन टू होता है इन्फेक्शन का, ठीक है। तो दोनों साइड होता है, ऑब्वियसली आपकी 2 चीक्स है ना, 2 चीक्स है, ठीक है जी, ये समझ में आया, वंडरफुल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक, चीक और पैलेट के बीच में, पैलेट वो रूफ है, ठीक है, रूफ के ऊपर तक ये आपके 2 थे, फेरिंजियल एंड ट्यूबल, रूफ के नीचे मतलब पैलेट के ठीक यहाँ पे, ये पैलेट यहाँ समवेयर यहाँ एंड हुआ है, अंदर से बता रही हूँ मैं, ठीक है। और चीक भी है उसके नीचे, वहां पे आपकी पैलेटाइन टॉन्सिल है। इसकी लोकेशन भी मैं नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, सबकी लोकेशन मैंने दी हुई है। तो दिस इज योर पैलेटाइन टॉन्सिल, और जैसा कि मैंने बताया कि इट इज मोर कॉमनली गेट इन्फ्लेम्ड ड्यू टू ऑब्वियसली इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फ्लेम्ड, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मिनट, मुझे इरेजर यूज करने दो। ओके, इन्फ्लेम्ड इन इन्फेंट्स, ठीक है, इन इन्फेंट्स, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस। आइटिस जब भी हम एज अ सफिक्स यूज करते हैं उसका मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन,
ठीक है। तो टॉन्सिलाइटिस इसको हम कभी कभी रिमूव भी करते हैं, है ना, सर्जिकली, टॉन्सिलेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, तो कितने हुए अभी तक टोटल? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5। एक और है, टोटल आपकी 6 टॉन्सिल्स होती है, याद रखो बेटा, ये पूछेंगे आपको। 6 टॉन्सिल्स, 2 आर अनपेयर्ड, 2 आर पेयर्ड। ठीक है, मैं दिखा रही हूं आपको लास्ट वाला, तो आप यहां देख सकते हो। लास्ट वाला जो है वो आपके टंग का जो पोस्टेरियर रीजन है ना आपकी, सबसे एक बड़ा सा यहाँ पे एक टॉन्सिल होता है, देखो टंग का पिछला वाला एरिया। लास्ट टाइम हमने टंग की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो मैंने बोला था ना कि एक ऊपर का पार्ट 1/3 पार्ट एंड नीचे का 2/3 पार्ट। तो ऊपर का जो 1/3 पार्ट है वहां पे आपको वो ये टॉन्सिल दिखेगी, और इस टॉन्सिल का नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, क्योंकि ये टंग के ऊपर है। ठीक है, लिंगुअल टॉन्सिल कहाँ प्रेजेंट है? ये आपके पोस्टेरियर रीजन ऑफ द टंग। ठीक है, तो इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 6 tonsils or lymphoid tissue is collectively called as Waldeur's ring। ठीक है, अब आपने ये चीज देख लिया, स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, क्यू रिंग की तरह प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट में आप इसका समझ जाइए कि कहाँ कहाँ लोकेशन है। ठीक है, तो आई जस्ट शो यू द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर। तो देखो यहाँ है आपकी फेरिंजियल टॉन्सिल, एडेनोइड्स उसका दूसरा नाम है ना, फेरिंजियल टॉन्सिल है यहाँ पे। फिर देखो ट्यूबल टॉन्सिल, समवेयर हियर आपका यूस्टेशियन ट्यूब ओपन हो रहा होगा, ठीक, उसके ऊपर आपकी ट्यूबल टॉन्सिल होगी। पैलेटाइन देखो दिख रहा है, ऊपर पैलेट है और नीचे टंग है, उसके बीच में आपकी पैलेटाइन टॉन्सिल्स है। ठीक है, यही टॉन्सिल्स मोस्ट कॉमनली इसी में इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और लिंगुअल टॉन्सिल पीछे है। इस स्ट्रक्चर में अगर नहीं समझ में आया लिंगुअल टॉन्सिल, तो देखो यहाँ दिख जाएगा आपको, ये नीचे वाला 2/3 पार्ट है आपके टंग का, ऊपर वाला 1/3 पार्ट है, तो यहाँ पे है आपकी लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है जी, समझ में आया आपको टॉन्सिल्स का लोकेशन? परफेक्ट, आई थिंक वी शुड मूव ऑन देन। ठीक है, फाइन। तो नेक्स्ट आ गया आपका ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस। नाउ ईसोफेगस का हमें ये पढ़ना है कि इसका काम क्या है। देखो ईसोफेगस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों डिफरेंट नहीं है, एक ही है। ठीक है, किसी किसी ओल्ड बुक में ओ से शुरू किया गया है, न्यूअर वर्जन में वो ई से लिखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो जो ईसोफेगस है, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको ईसोफेगस का लेंथ, ड्यूओडेनम का लेंथ, इलियम, इन सब का लेंथ मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, पहले हम ईसोफेगस पढ़ रहे हैं, तो मैंने इसका लेंथ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो दैट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाउ कहाँ प्रेजेंट है? मैंने आपको बताया था कि इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द ट्रैकिया एंड द हार्ट। ठीक है, ट्रैकिया और हार्ट के पीछे होती है ये। ठीक है, वंडरफुल। और इसकी 3 पार्ट होती है, एक उसकी सर्वाइकल पार्ट है, एक उसकी थोरैसिक पार्ट है, एक उसकी एब्डोमिनल पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी कौन सी पार्ट हो गई? सर्वाइकल। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा थोरैक्स है ना, ये वाला एरिया क्या है? ये थोरैक्स है, तो ये कौन सी पार्ट हो गई? थोरैसिक पार्ट। और उसके नीचे आपको एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, बस इतना ही पार्ट है, दैट इज नथिंग बट द एब्डोमिनल पार्ट। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में एज अ डायग्रामेटिकली आपको समझाती हूँ, क्या क्या चीजों से बनी है ईसोफेगस, वो भी मैं बताती हूँ, किस तरह के मसल्स पाए जाते हैं थ्रू आउट द ईसोफेगस, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, ओके, पहले एक बार फंक्शंस देख लेते हैं। तीसरा उसका काम क्या है? इट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक। ऑब्वियसली ये आपकी माउथ है, और माउथ से वो स्टमक, ये स्टमक है, यहाँ पे कनेक्ट कर रही है। तो वो काम क्या कर रहा है? इट पासिस द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। अगर मैंने फूड को स्टमक तक लेके ही नहीं गई तो डाइजेशन कैसे होगा? क्योंकि ईसोफेगस तो डाइजेशन नहीं करता, ये जस्ट पास डाउन करता है फूड को। कैसे करता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो वो कैसे कर रहा है? पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। ठीक है, सो द ऑर्गन थ्रू विच फूड passes, which organ I'm talking about here? I'm talking about esophagus. So that is an organ through which food passes, aided by peristaltic contraction. So we need to learn कि peristaltic contractions क्या है, what is peristalsis, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो वो देखने से पहले मैं आपको एक बार बस स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ पूरे ईसोफेगस का। ठीक है, तो सपोज ये यहाँ से आपकी ईसोफेगस शुरू हुई है। ठीक है, समवेयर हियर वाज द माउथ, मैं वो नहीं बना रही हूँ, मैं ईसोफेगस पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। ठीक है, हो ठीक है, तो ये ईसोफेगस का पूरा आपका पार्ट है, और फिर वो आपके कहाँ पे ओपन होता है? स्टमक में। तो सपोज समवेयर हियर इज द
स्टमक, ठीक है। तो सपोज ये आपकी स्टमक है, ओके, और ये आपकी ईसोफेगस है, ठीक है, ये आपकी ईसोफेगस है। और ये वाला जो पार्ट है, सपोज दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये जो मैं बना रही हूँ ना डॉटेड लाइन से, ये डायाफ्राम है, ठीक है। तो डायाफ्राम के नीचे भी थोड़ा सा पार्ट है ना ईसोफेगस का, तो वो आपकी कौन सी पार्ट हो गई, एब्डोमिनल, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सपोज दिस इज योर डायाफ्राम। ध्यान से मुझे फॉलो करो, मेरे डायग्राम को फॉलो करो, ठीक है, ताकि आपको एक एक पार्ट समझ में आए, ठीक है। डायग्रामेटिक वे में अगर आप समझोगे ना तो आपके ना मेमोरी एक आइडेंटिक मेमोरी हो जाएगा, पिक्चराइज्ड मेमोरी हो जाएगी, तो आपको जल्दी से याद आएगा चीज़ें एग्जाम के वक्त, ठीक है। और हम ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो डायफ्राम के नीचे ये पार्ट आ गया। समवेयर हियर इज द सर्वाइकल पार्ट, जो आपके नेक में होती है। अब देखो जो ओपनिंग है ना आपकी ईसोफेगस की, जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं गलेट, ठीक है, गलेट बोलते हैं हम इसको। फाइन, गलेट के नीचे जो पहला पार्ट है आपका ईसोफेगस का, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना, दिस इज कंपोज्ड ऑफ नथिंग बट skeletal tissue, skeletal muscles, I'm so sorry, so it is composed of skeletal muscle। तो skeletal muscle या हम striated muscle भी बोलते हैं, कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ आपके हर स्केलेटन के ऊपर प्रेजेंट है, हाथ, फिंगर, ठीक है। तो ये मसल को हम वॉलेंटरी मूव कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो मैं अपने हाथ को फ्लेक्स कर सकती हूँ, ठीक है, मैं ना चाहूँ तो मैं अपने हाथ को फ्लेक्स नहीं करूँगी। बट स्मूथ मसल का क्या है, सपोज आपकी जो स्टमक वगैरह है, आप स्टमक को बोल सकते हो रुक जा, भी डाइजेशन मत कर, मैं बिजी हूँ, ऐसा नहीं होता ना, वो अपने आप घूम रही है, अपने आप कर रही है, पेरिस्टालसिस भी ऑटोमेटिकली हो रहा है। हार्ट, कार्डियक मसल, आप बोलोगे यार अभी बीट मत कर यार, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, छोड़ दे, ऐसा थोड़ी होता है, हार्ट तो बीट करती रहती है, तो वो इनवॉलेंटरी हो गई क्योंकि वो कार्डियक मसल से बनी है। तो सिर्फ स्केलेटल मसल ही है जो आपकी क्या है, वो है आपकी वॉलेंटरी मसल है, क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनर्वेट होती है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको चलाती है। तो यही इसीलिए क्यों बताया मैंने, क्या काम है स्केलेटल मसल और वॉलेंटरी का। अगर आप चाहो तो ही आप फूड को स्वैलो करोगे, अगर आप ना चाहो आप फूड को स्वैलो नहीं करोगे, आपकी मर्जी है। मैंने चबाया, मैंने सोचा यार मजा नहीं आ रहा है, मैंने फेंक दिया उसको, आई स्पिट इट आउट, ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट इज वाई स्वैलोइंग इज एन एक्ट, इट्स अ वॉलेंटरी एक्ट, आप चाहो तो ही स्वैलो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक रिफ्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं स्वैलोइंग रिफ्लेक्स, ठीक है। स्वैलोइंग रिफ्लेक्स क्या होता है, आपने शायद नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा कि डिफरेंट तरह के सेंटर्स होती है आपकी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, जो कि आपके ऑब्वियसली ब्रेन का एक पार्ट है, पॉन्स वेरोली में। तो मेड्यूला में एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्वैलोइंग सेंटर। तो मेड्यूला इसको सिग्नल भेजेगी कि यार स्वैलो कर, मतलब आप ही कर रहे हो ना, मेड्यूला ब्रेन का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो वॉलेंटरी है, ठीक है, तो वो स्वैलो करेगा, आप नहीं चाहो नहीं करेगा, ठीक है। तो स्वैलोइंग रिफ्लेक्स करने के लिए सबसे पहले यहाँ एक गार्ड बैठा हुआ होता है, ठीक है, मैं चलो रेड से बनाती हूँ, इस एरिया में ना एक गार्ड बैठा हुआ होता है, ठीक है, एक गार्ड है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक स्पिंक्टर। स्पिंक्टर का मतलब होता है वाल्व लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम वेन्स में वाल्व नहीं पढ़ते जो विच प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ब्लड, ठीक है, वैसे ही जब हम वाल्व एलिमेंट्री कनाल में पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री कनाल के किसी भी पार्ट में हम उसको वाल्व नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, स्पिंक्टर। समझ में आया, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ठीक है। देखो जैसे वेन्स में वाल्व होता है, वैसे एलिमेंट्री कनाल में स्पिंक्टर्स होते हैं, दोनों का फंक्शन सेम है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ व्हाटएवर दे आर कैरिंग। वेन के टाइम पे वेन क्या कैरी कर रहा है, ब्लड, एलिमेंट्री कनाल पे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली फूड, ठीक है, तो वो उसकी बैक फ्लो को रोकती है, बट हम उसे वाल्व नहीं बोल सकते, इसमें स्पिंक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ है, स्पिंक्टर एक गार्ड ही है ना, उसका हम क्या बोलते हैं, अपर ईसोफेजियल, ठीक है, ईसोफेजियल स्पिंक्टर। देखो ये स्पिंक्टर्स के नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू आप समझ पाओगे कि ये हार्ट बर्न क्या है, पायरोसिस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फिर आपकी ये गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज क्या है, एसिड रिफ्लक्स क्या है, एसिड रिफ्लक्स पता है ना, वो सब चीजें हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं
धीरे धीरे आपको बता रही हूँ। तो ये स्वैलोइंग रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। कहाँ से आती है सिग्नल, मैंने बोला था कि स्वैलोइंग सेंटर होता है ना आपका, स्वैलोइंग सेंटर इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ओके, मेड्यूला से वो सिग्नल आता है। फाइन, अब चलो दूसरी वाली पार्ट पे जाते हैं। दूसरा वाला जो पार्ट है आपके ईसोफेगस का, ये वाला जो पार्ट, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल, ऑब्वियसली स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल मेजरली होता है, ठीक है, ज्यादातर वो मेजॉरिटी स्मूथ मसल की होती है, ठीक है। और थोड़ा बहुत स्केलेटल मसल होता है, ठीक है, स्केलेटल मसल है बट बहुत ही माइनर है, बहुत ही कम है, वो डोमिनेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो स्मूथ मसल ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या है, ये इनवॉलेंटरी है, मेरे अंदर नहीं। तो एक बार अगर आपने स्वेलो कर लिया और फूड सपोज यहाँ पे आ गया है, वो देयर इज नो चांस टू गो बैक, नहीं जा सकता है वो। आप चाहो कि अरे यार यहाँ तक चला गया, फिर सोच रहे हो यार मजा नहीं है, चलो उलट देते हैं, तो आपको वॉमिटिंग करनी पड़ेगी, आप उसे वापस नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है जी, समझ में आया। उसके बाद आपका जो लास्ट पार्ट है, जो बाकी के थोरैक्स और एब्डोमेन में जो आपकी ईसोफेगस है, उसको हम क्या, वो भी इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल, पूरी तरह से स्मूथ मसल से बनी हुई है ये, ठीक है। अब देखो, डायाफ्राम के नीचे अगर ईसोफेगस को जाना है, किसी भी ऑर्गन को जाना है, उसे डायाफ्राम को पंक्चर करना पड़ेगा, तो बिल्कुल पंक्चर करती है वो। यहाँ पे एक पंक्चर वाला एरिया है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा होल प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपके कहाँ, डायाफ्राम में, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइएटस। कैन यू रिमेंबर दिस? हाइएटस क्या है? इट इज द पंक्चर इन प्रेजेंट और द thin opening present in the diaphragm through which the esophagus enters the abdomen, ठीक है। ये आपको समझ में आया? वंडरफुल, परफेक्ट। चलो ओके, अब देखो, तो फूड यहाँ से नीचे चली गई, बट उसके बाद उसको कहाँ ओपन होना होता है, उसको आना होता है स्टमक में। बट स्टमक के यहाँ पे भी, स्टमक में एंटर होने से पहले यहाँ पे एक और गेट कीपर बैठा हुआ है, ठीक है, एक और गेट कीपर बैठा हुआ है, और वो भी बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगी। किसकी बैक फ्लो? स्टमक में एक बार अगर फूड आ गया बेटा, तो यहाँ पे एसिड होता है ना, स्टमक रिलीजेस HCl, वी नो दैट। तो अगर ये स्पिंक्टर जो है ना, ये मैंने येलो कलर का जो गार्ड और स्पिंक्टर बना, इसको हम लोग बाय द वे बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर, ठीक है, स्पिंक्टर। या फिर इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, वो नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। उसको हम बोल सकते हैं गैस्ट्रो ईसो, में यहाँ पे एक एस्ट्रिक देती हूँ, यहाँ सेम नाम है, ठीक है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्टर, ठीक है। गैस्ट्रो ईसोफेजियल नाम भी इजी है, लोअर भी इजी, ऑब्वियसली लोअर पार्ट में है ईसोफेगस की, इसलिए हम बोल रहे हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये गैस्टर का मतलब क्या होता है, स्टमक इज गैस्टर और ईसोफेगस को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, उसके बीच में, इसलिए गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्टर, ठीक है। तो एक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, एक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं GERD। इसका दूसरा नाम है एसिड रिफ्लक्स, ठीक है। इसका तीसरा नाम है पाइरोसिस, इसका चौथा नाम है हार्टबर्न, ठीक है। तो डरो मत, इतना सारा नाम दिया ताकि हमें आसानी से याद तो आ जाए, कुछ भी दे दे। और देखो सारे नाम इजी है, देख के ही पता चल रहा है। सबसे पहले GERD क्या है, देखो अच्छे से, G फॉर गैस्ट्रो, E फॉर ईसोफेजियल, O को हटा दो, ठीक है, ईसोफेजियल, R फॉर रिफ्लेक्स, D फॉर डिजीज, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्स डिजीज, इसमें क्या हुआ कि आपकी जो लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर थी, ठीक है, लेट मी यूज अ पॉइंटर, ठीक है, आपकी जो ये लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर थी, ये किसी तरह से बंद नहीं हुई है। जब फूड यहाँ से यहाँ आ गया, उसके बाद इसको बंद होना पड़ता है। तो क्या हुआ, स्टमक में फूड जो था, बोलस था, वो एसिड से मिक्स हो गया था, क्योंकि एसिड रिलीज की थी, ये वापस चला जाएगा अगर मैंने इसको बंद नहीं किया तो ये बहुत बार होता है। कभी आपको जलन नहीं होती, यहाँ पे आपको है ना थोड़ी सी तकलीफ होती है, यू बर्ट समटाइम्स, है ना, तो उसको हम हार्ट बर्न बोलते हैं। उससे हार्ट से कोई लेना देना नहीं है, आपका दिल नहीं जल रहा है, हार्ट नहीं जल रही है आपकी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, आपका जो
ईसोफेगस है ना वो हार्ट के साइड पे ही है, एकदम ना हार्ट के पीछे, तो आपको ऐसे फील होता है कि वो बर्न हो रहा है, ईसोफेगस बर्न हो रहा है। क्यों बर्न हो रहा है? स्टमक के पास बहुत सारा थिक म्यूकस लेयर है, तो एसिड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। ईसोफेगस के पास उतनी म्यूकस नहीं है, म्यूकस लेयर, तो एसिड उसके वॉल्स में और उसके मसल्स को खा रही होती है, इसीलिए आपको वो पेन होता है, ठीक है, वो जलन होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रिफ्लक्स, क्योंकि रिफ्लक्स हुआ, बैक फ्लो हुआ, समझ में आया? या पायरोसिस या हार्ट बर्न या फिर जीईआरडी, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। समझ में आया ये सबको? दैट्स वंडरफुल। आई होप सबको ये चीज समझ में आया हो। ओके, तो अब हमें देखना है पेरिस्टालसिस की। ये फूड ऐसे ड्रॉप डाउन तो नहीं हो जाएगा अपने आप तो नीचे से गिर नहीं जाएगा, खाते टाइम लगता है ना उसको जाने में, ठीक है। और इतना बड़ा फूड यूजुअली अगर पानी वानी हो तो आसानी तो चला जाता है, लेकिन नॉर्मल फूड वगैरह जो फूड बोलस जो है, इतना बड़ा फूड बोलस है, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे नीचे नीचे जा रही है, तो कैसे जाएगी? ऐसे अपने आप नहीं जाएगी, फूड चल नहीं सकती है, हमें मूव करवाना पड़ेगा, तो हम वो देखेंगे पेरिस्टालसिस में, ठीक है। तो एक बार आप ये वीडियो में प्ले कर रही हूँ, ध्यान से देख लो, आपके राइट साइड ऑफ द स्क्रीन के ठीक नीचे जो है ना वो वीडियो में प्ले कर रही हूँ। देखो फूड बोलस, बोलस मतलब फूड का वो गोला सा, ठीक है, बोलस, वो नीचे कैसे आ रहा है और ईसोफेगस में क्या चेंजेस हो रही है, अब वो कहाँ चला गया? आपके स्टमक में। मैं एक और बार प्ले करूंगी ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपकी फूड बोलस नीचे नीचे जा रही है और देखो ईसोफेगस भी थोड़ा वेवी हो रहा है, ठीक है, चेंजेस हो रही है कुछ, और वो फाइनली आपके स्टमक में फूड बोलस आ गई। तो हमें देखना है कैसे हो रहा है। तो देखो आपके लेफ्ट साइड में एक और डायग्राम है, ठीक है, तो उसमें मैंने समझाया है। तो देखो कैसे कैसे ये येलो वाला जो है वो फूड बोलस है वो कैसे नीचे जा रही है वो हमें देखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, ये एरोस दिख रही है आपको, ठीक है, एरोस दिख रही है। तो वहां पे क्या हुआ? ये ईसोफेगस था, यहाँ पे फूड बोलस था, तो ये ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जैसे ही आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट करोगे स्क्वीज हो जाएगा, फूड बोलस को उसने स्क्वीज कर दिया नीचे, अब फूड बोलस यहाँ आ गया, तो इसने क्या किया? इसको फिर इस वाले पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट किया, ये ऐसे ही है, इसको बस कॉन्ट्रैक्ट किया, तो फूड फिर से स्क्वीज हो गया नीचे। तो ये है आपकी पेरिस्टाल्टिक वाली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो देखो ये एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन था, उस टाइम पे ये रिलैक्स कर रहा था, ये वाली एरिया, इसको रिलैक्स करना जरूरी है। अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फूड यहीं अटक के रह जाएगा, फूड बोलस यहीं अटक के रह जाएगा, तो मुझे इसे रिलैक्स तो करना है, ठीक है, समझ में आया। फिर नीचे आ गई फूड यहाँ पे, अब मुझे ये हो गई कॉन्ट्रैक्शन वाली, ये वाली रिलैक्सेशन एरिया, और नीचे जाना, ये हो गई कॉन्ट्रैक्शन वाली एरिया और नीचे वाला आपका रिलैक्सेशन एरिया, ठीक है। एक और बार मैं वीडियो प्ले करके दिखाती हूँ, आप इससे उसको रिलेट कर दो। अब आपको समझ में आया ना ये चीज, अब इसको आप एक बार देखो, फूड बोलस नीचे जा रही है, देखो कैसे वेवी पैटर्न में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है, समझ में आया? वंडरफुल। तो आगे बढ़े, सबको ईसोफेगस समझ में आ गया? नाइस। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ईसोफेगस के बाद क्या आता है? हमारा बेचारा स्टमक, ठीक है, देखो फनी सा एनिमेशन है, ठीक है, मुझे बहुत मजा आया था ये देख के, ठीक है। तो ये आपकी स्टमक हो गई और इसी के लिए ही तो हम जी रहे हैं, खाना पीना सब कुछ है ना। चलो तो हमें अभी देखना है कि स्टमक, जिसको हम गैस्टर भी बोलते हैं, एक और नाम है इसका, सिनोनिम है, उसका क्या काम है और कैसा दिखता है और क्या क्या पार्ट्स है, ठीक है। सबसे पहले तो इट लुक्स लाइक अ जे शेप ऑर्गन, ठीक है, सो इट्स अ जे शेप, जे की तरह दिखता है, ठीक है, ये जे की तरह दिख रहा है, ओके फाइन परफेक्ट, ठीक है फाइन। एंड इट इज द वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ देखो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये देखो कितना छोटा है, सब कुछ मतलब लाइक डायमीटर कम है, लेकिन आपकी जो स्टमक है उसकी डायमीटर सबसे ज्यादा है, सो दैट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल, वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। उसका काम क्या है? इट स्टोर्स द फूड टेम्पररीली, ठीक है, कुछ देर के लिए वो रखती है, जिंदगी भर तो फूड वहां नहीं रहेगी, मतलब आपकी डाइजेशन मतलब हुई नहीं है। एंड इट पार्शियली डाइजेस्ट द फूड, वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं करती है, पार्शियल डाइजेशन करती है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? कंप्लीट डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। पहले स्टमक आधा उसको डाइजेस्ट करके फूड को पुश कर देता है, कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बाकी का डाइजेशन कर लेती है, ठीक है। अब स्टमक के 4 पार्ट्स है, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। तो ये भी हम लोग अभी देखेंगे कि क्या क्या पार्ट है नेक्स्ट वाले डायग्राम में। तो यहाँ देखिए आप,
आपकी ये ईसोफेगस था, माउथ से ईसोफेगस ने किसको कनेक्ट किया था? स्टमक। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, मैं यहाँ एक मिनट हाईलाइटर से यूज करती हूँ, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट आपको दिख रहा है जे शेप का, ये आपका स्टमक है। ऊपर क्या है? ये वाला पार्ट आपकी ईसोफेगस है, और ईसोफेगस और स्टमक के बीच में क्या आता है? आपका कार्डियक स्फिंक्टर। इसको हम बाय द वे गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, हमने अभी पढ़ा था ना, उसका एक और नाम भी है कार्डियक स्फिंक्टर। मैंने तब क्यों नहीं ये नाम बताया? क्योंकि हाँ, तब तक आपको स्टमक के पार्ट्स नहीं पता थे, ठीक है। क्यों कार्डियक बोलते हैं, इसका दूसरा नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको ना परेशानी ना हो, ठीक है। इसका एक और नाम क्या है? वही गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, GES, या फिर इसका एक और नाम क्या है? अपर, सॉरी, लोअर सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, जल्दी से मैं ये मिटा दूँ, ठीक है। क्या है ये? लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है जी। समझ में आ रहा है आप सबको? आ रहा है समझ में? वंडरफुल। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या पार्ट हो गया आपका? सबसे पहले पार्ट होता है उनकी द कार्डियक पार्ट। तो ये जो पार्ट दिख रही है आपको, ये छोटी सी पार्ट जो है, दिस इज द कार्डियक पार्ट, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी कार्डियक पार्ट है, कार्डिया ऑफ द स्टमक। कार्डियक क्यों बोलते हैं? यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि लाइक, क्योंकि इसमें तुरंत आपकी ईसोफेगस ओपन हो रही है, ठीक है, और ये आपकी फर्स्ट पार्ट है स्टमक की। फिर एक और पार्ट है जो एकदम ना डायाफ्राम से अटैच है, सपोज समवेयर हियर इज द डायाफ्राम, यहाँ से अटैच्ड है, उसको हम बोलते हैं फंडिक रीजन या फंडस। और सबसे बड़ा एंड द लार्जेस्ट पार्ट है बॉडी ऑफ द स्टमक, तो वहाँ पे पूरा का पूरा मेजॉरिटी ऑफ द फूड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब सॉरी, दूसरा आपका क्या आ गया? लास्ट आपका क्या आ गया? चौथा वाला, वो है पाइलोरस। तो पाइलोरस आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये पूरा का पूरा पाइलोरस है। बेटा पाइलोरस का या पाइलोरिक का मतलब होता है ना ग्रीक में गेट कीपर, तो ये एक्चुअली गेट कीपर है जो फूड को स्टमक से ड्यूडेनम में लेके जाता है। तो ये आपका ड्यूडेनम हो गया, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। फिर आपकी क्या, सॉरी, पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर नीचे आपकी जो बाकी की स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट है, जेजुनम, आपकी इलियम, वहां पे ये पास हो जाती है, ठीक है। अब हमें जानना है कि ये जो आपकी सारी की सारी पार्ट है, इसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सारे के सारे जो आपके स्टमक के पार्ट है, दे आर रिच इन व्हाट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ कार्डियक का लिखूंगी। तो आपकी जो कार्डियक पार्ट है ना, कार्डियक पार्ट है, इट इज रिच इन म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। तो कुछ म्यूकस प्रोड्यूसिंग वाली ग्लैंड्स है, वो यहाँ पे वहां पे ज्यादा प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है? देखो, जब फूड यहाँ आएगा, बॉडी का काम क्या है? एसिड वगैरह प्रोड्यूस करना। तो इतना एसिड प्रोड्यूस करेगा, और उससे पहले अगर मैंने म्यूकस प्रोड्यूस करके इसको एक प्रोटेक्टिव लेयर नहीं दे दिया पूरे स्टमक को, तो स्टमक की जो सेल लेयर है ना, उसको खा जाएगी एसिड। ये एसिड उसको कोरोड कर देगी, इरोशन हो जाएगा, वो हम नहीं होने दे सकते। तो ये म्यूकस पहले से ही मेरे बॉडी ने, मेरे स्टमक के कार्डिया ने प्रोड्यूस करके रख दिया कि भाई अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। और अगर ये फेल हुआ तो क्या होगा? अल्सर, ठीक है। अल्सर का मतलब क्या है? वही इरोशन हो रही है आपके स्टमक की, धीरे 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 धीरे, पेप्टिक अल्सर वगैरह जो हम बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपकी हो गई कार्डियक का काम। दूसरा आपका क्या आ गया? फंडिक रीजन। चलो, फंडिक रीजन एंड बॉडी दोनों के दोनों ही एक तरह का ही ग्लैंड्स में रिच होते हैं। दे आर नथिंग बट दे आर रिच इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका हो गया ना, वो आपकी कुछ सेल्स, चीफ सेल्स होती है, ऑक्सिंटिक सेल्स होती है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो रिच इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो ये क्या करती है आपकी? ऑब्वियसली HCl वगैरह प्रोड्यूस करती है, एंड ऑब्वियसली आपके कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, जो एंजाइम्स आपके फूड को डाइजेशन में हेल्प करेगी। फूड प्रेजेंट कहाँ है? इधर प्रेजेंट है ना, बॉडी में प्रेजेंट है। तो जहां पे प्रेजेंट है वहां मुझे ज्यादा एक्टिविटी चाहिए ना, तो ये बॉडी, और ऊपर से फंडस भी प्रोड्यूस करता है क्या? यही HCl और एंजाइम, एसिड और एंजाइम दोनों प्रोड्यूस कर रहा है डाइजेशन के लिए। ओके, वंडरफुल। फिर आपका आ गया नीचे वाला रीजन, दैट इज योर पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक का काम क्या है? इट इज रिच इन हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, ठीक है। हार्मोन प्रोड्यूसिंग, अब एंजाइम नहीं, अब हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है, ठीक है। हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, किस तरह के हार्मोन्स?
सच एज गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, ये सब हॉर्मोन्स होते हैं ना। गैस्ट्रिन का काम क्या होता है, इट स्टिम्युलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड जो बॉडी में प्रेजेंट है और फंडिक रीजन में प्रेजेंट है टू प्रोड्यूस एंजाइम। वो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं कि प्रोड्यूस करो, इसकी जरूरत है डाइजेशन की, ठीक है। एंड फ्यू म्यूकस ग्लैंड्स, ये भी होता है, इसमें म्यूकस और ये दोनों ही होती है। अब देखो म्यूकस की क्या जरूरत है, ऊपर से तो म्यूकस आ ही रहा था कार्डियक से। तो देखो बेटा, यहाँ पे जब आपका फूड आता है ना, मैं एक दूसरे कलर से समझाती हूँ। यहाँ पे जो आपका फूड आया ना, ये सपोज फूड बोलस है, ये डाइजेशन आप उसका आधा हो चुका है, तो ये इट इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ, मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ, चलो येलो यूज कर देती हूँ, कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ एसिड, ठीक है। क्योंकि एसिड से मिक्स है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं काइन, ठीक है। मैं यहाँ पे काइन, काइन का मतलब क्या होता है, इट इज द एसिडिक हाफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। तो इसको अब यहाँ से पास होके आना है डिओडेनम में, ठीक है। अब डिओडेनम के पास इतना म्यूकस नहीं है जितना आपके स्टमक ने प्रोड्यूस किया है, तो ये एसिड डिओडेनम को भी खा जाएगी। तो ये पाइलोरस क्या करती है, उसकी हेल्प कर देती है कि चल मैंने थोड़ा तुझे और दे दिया, क्या, म्यूकस, ठीक है। तो थोड़ा और म्यूकस दे देती ताकि उसको तकलीफ ना हो, डिओडेनम की जो टिश्यूज है वो एसिड खा ना जाए, एसिड जहां जाएगी इरोशन करेगी, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो ये पार्ट आपको समझ में आया, और यही मैं आपको पिछले बार जो समझा रही थी ना एसिड रिफ्लक्स, तो यही हो रहा है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम है उस एसिड रिफ्लक्स के बारे में ही है, ठीक है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा रखा है ताकि ना हमें और थोड़ा अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। एसिड रिफ्लक्स, या फिर जिसको हम पाइरोसिस बोलते हैं, या फिर जिसको हम हार्टबर्न बोलते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज। उसमें क्या होता है, अगर ये स्पिंक्टर है ना, लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर, यही तो आपका क्या बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्टर है, ये अभी क्लोज्ड है, क्लोज्ड एलियस, एलियस इज लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर। देखो नाम एक है, मैंने अलग अलग यूज किया है, अलग अलग बुक में लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सारा सेम है, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में है, इसलिए लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर बोल रहे हैं हम, है ना। और ये क्योंकि इसोफेगस और स्टमक को कनेक्ट कर रही है, तो इसको गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर बोल रहे हैं हम, ठीक है। ओके चलो, तो ये अभी क्लोज्ड है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपकी पूरी एसिड बोलस प्रेजेंट है फूड की, ठीक है। तो ये वापस नहीं जा पाएगी, तो ये बढ़िया है, मुझे यही चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हुआ और ये देखो ओपन रह गया, तो यहाँ से क्या जा रहा है आपका, ये ओपन रह गया, तो यहाँ से आपकी जो इस आपके स्टमक में जो एसिड बोलस था, ये वापस एसिड वापस यहाँ जा रहा है, इसलिए इसको हम एसिड रिफ्लक्स बोल रहे हैं, वापस जा रही है वो ईसोफेगस में। और उससे क्या होगा, ईसोफेगस के पास उतने म्यूकस नहीं है, तो देखो थोड़ा रेडिश रेडिश दिखा ना, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो एसिड इसको इरोड कर रही है, इरोड कर रही है, तभी आपको पेन होता है। ये बहुत बार होता है, और ऐसा नहीं है कि एक बार, क्योंकि ये कॉमन है मोस्टली, जब भी हम बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं ना, या बहुत ही लाइक इंडाइजेशन वगैरह होती है, तो ये वाला काम होता है। तो ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बार वो सेल इरोड हो गया आपके ईसोफेगस का, तो वैसा ही रह गया बेचारा, वो फिर से रीग्रो हो जाते हैं। हमारे बॉडी में रिपेयरमेंट चलता रहता है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूअसली हो रहा है, किसी को बहुत तकलीफ है एसिडिटी की, तो उसको क्रॉनिक अल्सर भी हो सकता है, ठीक है, कंटिन्यू बहुत ज्यादा अल्सर हो सकता है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्टमक कंटेंट्स जो है, स्टमक में जो भी कंटेंट है पास थ्रू द एलियस, क्योंकि वो ओपन है, कॉजिंग हार्टबर्न, या उसके बहुत सारे सिनोनिम्स जो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। समझ में आया इतना सबको, सारे के सारे स्ट्रक्चर समझ में आए आपको, वंडरफुल। सो आई होप यू हैव ऑल एंजॉयड दिस, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, एक और बार देख लो ये वाली एनिमेशन जो मैंने दिखाई थी आपको, कैसे पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कौन सा एरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा एरिया रिलैक्स कर रहा है। अगर नहीं होगा ये मोशन, तो फूड नीचे पास डाउन होगा ही नहीं, और ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और ऑब्वियसली कुछ नर्व इम्पल्स है जो ये चीज करवाती है यहाँ के मसल से, स्मूथ मसल से। स्मूथ और कार्डियक मसल अपने देखो खुद ब खुद तो इनिशिएट नहीं कर सकती इम्पल्स, सॉरी स्मूथ और आपकी स्केलेटन दोनों को ही इम्पल्स चाहिए होता है न्यूरॉन से। सिर्फ हार्ट ही है, कार्डियक मसल ये जो मायोजेनिक है, खुद इम्पल्स इनिशिएट करती है। हमने पढ़ा था ना इससे नोड वगैरह, ऑटोरिदमिक फाइबर्स, ठीक है जी। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। प्लीज एक अच्छे से पढ़ लेना, धीरे 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 करके देखना ये सारी चीजें वीडियो, और हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कुछ नहीं, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और हिस्टोलॉजी। बहुत क्वेश्चन आता है हिस्टोलॉजी से, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब जाने से पहले मैं फिर से बता रही हूँ, मैं स्पेशल क्लासेस ले रही हूँ
आपके अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि कल एक हुआ था स्पेशल क्लास, वो आपकी ABO ब्लड ग्रुप का था। आगे भी एक और होगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप नीट बॉय चैनल के सब्सक्राइबर हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। वो आपको एज एडवर्टाइजमेंट भी वो चीज़ पता चलता रहेगा कि ये क्लास होने वाला है ऐप में, इतने बजे होगा, ये टॉपिक होगा, तो आप आ सकते हैं। तो प्लीज़ लर्निंग अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए स्पेशल क्लास वगैरह है ना, फ्री कोर्स स्पेशल क्लास, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सिर्फ सब्सक्रिप्शन, सिर्फ आपने डाउनलोड करते ही आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसमें इस अनअकैडमी का ऐप है आपके पास तो। अगर आपको प्लस कोर्सेज में जाना है, जो वो भी अफोर्डेबल है यार, बहुत अफोर्डेबल है, तो उसके लिए आप प्लस में क्लिक कीजिए, नीट UG सिलेक्ट कीजिए एंड देन गेट द सब्सक्रिप्शन। देखिए बेटा बहुत ही अफोर्डेबल है, मैंने पहले भी आपको बताया है ना। 1 ईयर का अगर आप ले रहे हो, दैट इज 12 मंथ्स, तो यू जस्ट हैव टू पे 2500 पर मंथ, ठीक है। 25 गलत लिख दिया 25, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, एक ज़ीरो ज़्यादा लिख दिया मैंने, प्राइस बढ़ा दिया मैंने ठीक है। 2500 तो 2500 पर मंथ हो जाता है आपका, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और 2 इयर्स का आप दे रहे हो तो और भी कम हो जाता है, जस्ट आपको 1500 पर मंथ देना है। इससे भी और कम हो जाएगा, आप चाहे 1 साल का लो या 2 साल का लो। अगर आपने मेरा नाम जो है FWAGATA इसको एज अ कोड अप्लाई किया तो यू आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ, ठीक है। पूरे प्राइस मनी से आपका जो भी अमाउंट है उसका आपका 10% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अफोर्डेबल है, जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ना, PDF आपको तुरंत मिल जाएगा। सारे के जो भी पिछले वीडियोस थे ना मेरे, बहुत सारों का लिंक नहीं दिया हुआ है, मैंने देखा, तो वो मैं अभी तुरंत करवा देती हूँ। तो आपको अभी एक दिन में मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ओके, सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, stay healthy, stay safe and don't remember to apply this code when you are joining अनअकैडमी, आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।